माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 10वां लेक्चर है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क के रूप में दिया था और मैंने आप लोगों से ये कहा भी था कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया, बट उन्होंने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ना लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड किया और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा आंसर को। जिसने कमेंट बॉक्स में लिखा इसका मतलब है उसका कॉन्फिडेंस तो कुछ न कुछ लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे लिखा या तो उन्हें कमेंट करना नहीं आता होगा या फिर वो सोचते होंगे कि व्हाट्सएप पे आसान पड़ेगा, लिख के भेज दिए। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कमेंट में आंसर लिखें, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है हमको। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कुछ लाभ मिल पाएगा या तभी मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस का होना। जब आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टफ भी होंगी, आपको इजी वे में समझ में आने लगेंगी। और मैं यही चाहता भी हूं कि आपको चीजें बहुत इजी वे में समझ में आए, क्योंकि आपने पिछले का भी लेक्चर देखा होगा। मैंने आपको क्यों कैसे ऐसे करते हुए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं सॉल्व करा सकूं, समझा सकूं चीजों को। तो न्यूमेरिकल को देने का एक ही तथ्य था कि आप न्यूमेरिकल को लगाए, इसीलिए मैंने गैप भी किए 1 2 दिन 3 दिन। आप एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, जितनी बार। एक चीज जान लीजिए, एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। कहा जाता है कि अंधेरा जितना गहरा होता जाता है, जितना गहरा होता जाता है, हम उजाले के बहुत करीब होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप न्यूमेरिकल्स को जितने ज्यादा अपने मन से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने दे ही दिया था, आप जितने ज्यादा सॉल्व करते, जितने ज्यादा सॉल्व करते तो क्या होता, आप धीरे 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 कर करके आप किसके करीब होते हैं, लगभग सलूशन के करीब होते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट सलूशन के करीब हैं, थोड़ा सा फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रहे हैं, उसी को दूर करना है। और आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी तरीके से मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ ताकि आप एक अच्छे तरीके से तैयार हो सके, ताकि फिजिक्स से आपको डर ना लगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आपको डर ना लगे। तो आज मैं उस न्यूमेरिकल को करा देता हूँ। न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत स्लो नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए नहीं समझ में आएगा तो आप कहिएगा तो मैं दोबारा भी समझा देंगे, लेकिन आप एक बार में समझ, क्योंकि जितने बच्चों ने न्यूमेरिकल को किया है वो कुछ ना कुछ तो समझ ही गए हैं। आधे से ज्यादा बच्चों ने, आधे से ज्यादा सोल्यूशन उनके सही है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ ही गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका हो गया 12 कूलाम, तो इसके जस्ट नीचे हो गया 6 कूलाम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 कूलाम, तो इसके जस्ट सामने हो गया 7 कूलाम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कूलाम, इसके जस्ट सामने हो गया 8 कूलाम। इसके 3 कूलाम तो 9 कूलाम। यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका कितना 10, यहाँ पे आपका हो गया 5 कूलाम, यहाँ पे आपका 11 कूलाम और दिस इज सेंटर, सेंटर पे आपका 8 कूलाम चार्ज। अब मेरी बात को समझिएगा, सेंटर पे हमको चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए कहाँ पे, एट सेंटर। कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे। कितना आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो फोर्स का फार्मूला मैंने क्या बताया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमारा फोर्स का फार्मूला है। अब मेरी बात को समझिए, जब भी आप इसके बात करेंगे, क्योंकि मुझे सेंटर पे ही देखना है, तो सेंटर पे इसके कारण अगर फोर्स देखोगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। इसके कारण इस पे फोर्स जो अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी।
अब ये की पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। बड़े वाले में से छोटे को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखा रखा है। तो यहाँ पे देखिए 12 आ रहा था, क्योंकि Q1 Q2 देखिए K सेम है, R सेम है। R क्यों सेम है, क्योंकि भैया ये सर्किल का रेडियस है, डिस्टेंस देखिए ये रेडियस की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है, इसलिए R सेम K सेम। तो चेंज क्या हो रहा है, Q1 Q2। तो हर बार Q1 Q2 देखो, Q1 Q2 यानी 12 बन जा 12। इसका मतलब है अगर ऐसे देखे तो K मल्टीप्लाई बाई 12 बाई आर स्क्वायर। इसके कारण देखें तो कुछ नहीं, K मल्टीप्लाई बाई 6 बाई आर स्क्वायर। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को अगर हम F मान लें तो क्या होगा, F2 माइनस F1 माइनस F2। इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर 6K बाई आर स्क्वायर। ऐसे आ गया। अब इसी तरीके से देखिए 1 के सामने 7 है, तो 7 बन जा 7 और 1 बन जा 1, तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान समझिएगा, इस 7 के कारण डायरेक्शन इधर आएगी, जो बड़ा होगा वही डायरेक्शन बचेगा। इसका मतलब अब जो F की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी F की डायरेक्शन। इसके कारण जो डायरेक्शन होगी, ध्यान समझिएगा, इसके कारण ये होगी F की डायरेक्शन, और उसकी भी वैल्यू 7 बन जा 7, 1 बन जा 1, 7 में से बन जाएगा 6। इसका मतलब यही आएगा, यानी ये भी F। अब इसके कारण देखो 8 बन जा 8 और 2 बन जा 2। इसका बाद इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की जो होगी वो ये होगी F, अगेन F। इसके कारण देखो तो 9 बन जा 9 और 3 बन जा, तो 9 माइनस 3 6। इसके मतलब इसकी डायरेक्शन ये F। ध्यान समझिएगा। और इसी तरीके से इसके कारण कितना होगा, 6 और 4 के सामने अगर देखें तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी F। इसके कारण देखें तो ये भी क्या होगा, F। अब मेरी बात को समझिए, आपको इतना समझ में आ गया। इसका मतलब है ये जो फिगर बन चुका है वो इस तरीके का बन चुका है कि एक पॉइंट पर, अब देखिए ये वाली लाइन हम डॉटेड कर दे रहे हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसका कोई अभी यूज नहीं है, ये हम डॉटेड कर देते हैं। ये देखिए पूरा इस तरीके का बन गया आपका, ये बन गया आपका ये और ये और दिस। मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इक्वल बनना पड़ेगा आपको। अब मेरी बात को समझिए, ये पूरा 180 डिग्री और सबके मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो एंगल बनेगा वो कितना कितना बनेगा, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये भी कितना 30 डिग्री, और अगर इसकी भी बात करते तो ये भी कितना डिग्री बनता, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्लास 11th की भी बात हो रही है। अगर आपने क्लास 11th में नहीं सीखा है तो यहाँ पे आप सीख लीजिए। अगर किसी पॉइंट पर, ध्यान समझिएगा, ये सारे के सारे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सब के सब कैसी क्वांटिटी है, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान समझिएगा, तो सबका जो फोर्स होगा जब इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, जब कोई वेक्टर होता है इस तरीके का होता है, तो याद होगा उसके दो घटक बनते हैं, एक F cos थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा F sin थीटा। इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो cos थीटा sin थीटा। अब मेरी बात को समझिए, आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आप सारे कंपोनेंट को सबके दो घटक बना लीजिए, दो कंपोनेंट बना लीजिए। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे तो क्या बनेंगे, एक बनेगा F cos 30 और इसका जो दूसरा बनेगा वो बनेगा F sin 30। अब इसका हो गया, इसका यहां पे हो गया F cos 30 F sin 30। इस वाले फोर्स के लिए हुआ है, किसके लिए, इस वाले फोर्स के लिए इसके दो कंपोनेंट। अब मेरी बात समझिए, इस वाले फोर्स के लिए भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब ये कितने, ये कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री, तो इसके लिए एक बनेगा कितना, F cos 30 60 डिग्री और इधर भी बनेगा F sin 60 डिग्री। अब इन दोनों के फोर्स का काम हो चुका है। इसी तरीके से इस वाले फोर्स के लिए, इस वाले फोर्स के लिए, तो इस वाले फोर्स का भी बनेगा तो आएगा F cos 30, तो F 2F, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो F sin 30 और प्लस इसके लिए आएगा फिर F cos 60 और इसके लिए भी आएगा F sin 60।
डिग्री, और इधर एक एफ है। क्लियर? अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, इधर एफ साइन 30, इधर ए भी, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट, केवल एफ बचेगा। एफ जो इतना आया है इसको मान लेते हैं इक्वल टू एक्स, बहुत छोटा सा स्मॉल सा मान लेते हैं, कितना हो गया एक्स। अब मैं एफ की जगह सीधे एक्स क्या मान लेते हैं, एक्स, या एफ ही रहने दे देते हैं, एफ भी तो छोटा ही लग रहा है, एफ को हम केवल एफ लिखेंगे और बाद में 6 का के बटे आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, इधर देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये बचा है और ये 90 डिग्री पे, ध्यान समझिए ये वाई वाला कंपोनेंट, ये सारे जो कंपोनेंट थे वाई वाली डायरेक्शन में और ये एक्स वाली डायरेक्शन में। अब मेरी बात को समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 2f cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 और प्लस 2f cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 2 2 कैंसिल और ये 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा f √3 और प्लस f, ये आ गई वैल्यू। ये कौन सा कंपोनेंट आया, x की डायरेक्शन में, ये कौन सा कंपोनेंट आया, y की डायरेक्शन में, और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। और जब इस तरीके से होता है तो कैसे होता है, कैसे करते हैं आगे बताया गया है, कैसे करते हैं इसको ध्यान समझिएगा, बताया गया था। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए √f1 f स्क्वायर प्लस, ध्यान समझिएगा, हम लिख देते हैं f(x)² और f(y)² और f(x) कितना, ध्यान समझिएगा f(x) कितना, तो आ जाएगा f√3 और प्लस f का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस f(y)² कितना, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ डायरेक्ट प्लस f²। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, a प्लस बी का फार्मूला, तो आ जाएगा 3f² प्लस f² और प्लस 2 √3 f² और प्लस f²। अब ध्यान समझिएगा 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2f cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 2 कैंसिल। यहाँ एक चीज और समझिएगा, इसका एक फोर्स इधर और था, ध्यान समझिएगा, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब एक प्लस f और भी है इसके पास, इसका मतलब एक प्लस f है, तो ये हो जाएगा f 2f, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे f की जगह क्या आ जाएगा 2f, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4f² और यहाँ पे 2 2 जा 4 √3f² और प्लस f²। अब देखिए 4 3 और 1 कितना हो जाएगा 8f² प्लस 4√3f²। अब f कॉमन होके बाहर निकल आएगा और 4 कॉमन होकर के 4 कॉमन लोगे वो भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2f। यहाँ पे कितना बचा 4 कॉमन हो गया तो 2 प्लस और यहाँ पे क्या 4f² कॉमन, यहाँ पे बचा √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। और f की जगह आप क्या लिख दोगे, ध्यान समझिएगा, f की जगह क्या लिख दोगे 6k अपॉन r² और √2 प्लस √3। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, आप कुछ करना नहीं है। √3 की वैल्यू 1.732 जोड़ दोगे, वर्गमूल बाहर, आंसर आ जाएगा। ये आप आंसर, अगर आप आंसर अगर सॉल्व करोगे k की भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो शायद जो आंसर आएगा 2.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11/r², ऐसे कुछ आंसर आएगा। ये रिजल्टेंट न्यूटन कर देना, तो एग्जैक्ट नहीं है वैसे, मुझे अप्रॉक्स लग रहा है, तो तुम इसको सॉल्व कर लेना, ये एग्जैक्ट आंसर मान लो कि चलो ये एग्जैक्ट आंसर ये, और सॉल्व करके देखना क्या इतना ही आता है। ये आपका सलूशन हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको कुछ समझना नहीं था, कुछ नहीं था, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। इसके कारण फोर्स देखना, फिर रिजल्टेंट निकाला गया है, तो सबके कारण ऐसे फोर्स देख के रिजल्टेंट और सबके यहाँ कंपोनेंट तोड़ करके, और उसके बाद x और y दोनों 90 डिग्री थे, उसके बाद ये फार्मूला जोड़ दिया गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, केवल और केवल मैंने सवाल इसलिए दिया था ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं मजबूती के साथ आप उनका यूज कर सकें। अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो सीखिए और आगे करिए। आगे हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बोर्ड में, उसका यूज है, वो टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन
थ्योरम या प्रिंसिपल कह लेते हैं, प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? अब मेरी बात को समझिए। इसको बच्चे सोचते हैं ये क्या है, मतलब बहुत अजीब तरीके का, जबकि इसका यूज बहुत ज्यादा है। जो चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी, पहले आप इसका यूज, इसलिए मैंने सवाल पहले बताया फिर इसको बता रहा हूं, ताकि आप इसका यूज समझ सके। नहीं तो करने को तो सब करते हैं लेकिन यूज नहीं समझ पाते हैं। देखिए, तो सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3 कूलाम का कोई चार्ज है, जिसके पास कितना है, 3 कूलाम। अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है जिसके पास 2 कूलाम। अब 2 कूलाम वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया, हम एक डाटा मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स उसने अप्लाई किया। 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे देखिए 3 कूलाम का चार्ज था, ये 2 कूलाम का चार्ज है। इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया कितने कूलाम का? 10 कूलाम का। अब मेरी बात को समझिए, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज और है जिसका 4 कूलाम। अब 4 कूलाम वाला भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स उसने जो अप्लाई किया मान लीजिए 40 न्यूटन। गुड। इसके कारण 10 न्यूटन, इसके कारण 40 न्यूटन। यहाँ पे एक चार्ज और है 3 कूलाम का, इसने जो इस पे फोर्स अप्लाई किया वो मान लीजिए 15 न्यूटन। अब मेरी बात को समझिएगा, इस वाले चार्ज पर 2 कूलाम के कारण भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, 4 कूलाम के कारण भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और 3 कूलाम के कारण भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट एक चीज जान लीजिए, अगर इसके कारण इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है 10 न्यूटन का, इसके कारण 40 न्यूटन और इसके कारण 15 न्यूटन, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि इसके कारण अगर 10 न्यूटन हुआ है तो किसी और के आ जाने से इसके फोर्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 कूलाम अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो 4 कूलाम के आने पर भी 2 कूलाम वाला उतने फोर्स अप्लाई करेगा, 3 कूलाम के आ जाने पर भी 2 कूलाम वाला उतने फोर्स अप्लाई करेगा। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इसी को इस तरीके से लिखना चाहें, ध्यान समझिएगा, इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं F1 F2 और F3, तो होता क्या है, ध्यान से सुन लो, तो होता क्या है, इस पॉइंट पर मान लीजिए चार्ज Q है, तो चार्ज Q पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा, चार्ज Q पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा वो सभी फोर्स के वेक्टर सम के, सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है, ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मेरी बात को समझिएगा, ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जब देखो ध्यान से, जब मैंने एक चीज और बताया था कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनानी होती है तो बताते थे बीच में रखते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए। अब अल्टरनेट कब वाली कंडीशन देखते हैं, जब कैसी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन हो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए ये वाली सिचुएशन फॉलो कराते हैं। बट अगर कंडीशन इस तरीके का हो जाए, इस तरीके का हो जाए, किसी भी तरीके का, जब स्ट्रेट लाइन से हट जाए चीजें, तो वहां पे अल्टरनेट मायने नहीं रखता, तब वहां पे वेक्टर सम का यूज होने लगता है। तब वहां पे क्या होने लगता है? वेक्टर सम का यूज होने लगता है। क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए भी हैं वहां पे इस पे अगर फोर्स अप्लाई पूछ रहा है इस पे,
तो यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो इस पॉइंट पे वेक्टर सम के तरीके से जोड़ते हैं, और जो वेक्टर सम ऐसे लिख दिया गया फिर बाद में कंपोनेंट तोड़ के वो सॉल्व किया जाता है। ये है इसका यूज यहाँ पे, या रेक्टेंगल वाले में, या मैंने जो न्यूमेरिकल्स भी कराए उसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो इसी तरीके का यूज हुआ है, बट इसको समझ नहीं पाते हैं, बस इतने अंतर होता है। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, और सुपरपोजिशन थ्योरम आपका यही होता है। आगे एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसको और अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, जिस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी इसकी होती है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बहुत सावधानी पूर्वक समझेंगे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने 50 बार बोला है, जो इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, चार्ज। टेक लो ध्यान से, जो फील्ड का मतलब ही होता है, फील्ड का जो मतलब ही होता है वो क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। किस पर फोर्स, कैसा फोर्स, कहाँ का फोर्स, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज की बात करेंगे, और फील्ड का यहाँ मतलब है फोर्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिए, जैसे हमारे पास एक मैग्नेट होता है, मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है छोटा सा। तो जब हम दूसरा कोई मैग्नेट लेते हैं, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है मेरे पास, बहुत आराम से समझिएगा, ये मैग्नेट है मेरे पास, ये एक छोटा सा दूसरा मैग्नेट है। जब इस मैग्नेट के मान लीजिए यहाँ पे है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बट जैसे जैसे इसको थोड़ा सा पास लाते हैं तो क्या सिस्टम होने लगता है, या तो ये अट्रैक्ट होने लगता है या तो ये रिपल होने लगता है। कब होने लगता है, जब वो इस वाले एरिया में आ जाता है, मतलब इसका कोई क्षेत्र ऐसा है, ऐसा कोई क्षेत्र है, जब उस क्षेत्र में आप दूसरा कोई मैग्नेट प्रविष्ट कराते हैं तो जाकर के वह अट्रैक्ट करता है या तो वो रिपल करता है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लग का रहा होता है। ध्यान समझिएगा, इसी सेम चीज को चेंज कर दीजिए, मैग्नेट हटा करके वहां पे चार्ज रख दीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज है Q। अब इस वाले चार्ज का कोई फील्ड होगा। अब मेरी बात समझिएगा, कैसे पता चला, क्योंकि जब हम एक दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो उस पर ये क्या अप्लाई कर रहा है, ध्यान समझिएगा, दूसरा कोई चार्ज आ गया। अब कूलाम्स ला के करंट इस पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। कब, जब इसके क्षेत्र में आएगा। ध्यान समझिएगा, फोर्स हमेशा नहीं लग रहा है, फोर्स हमेशा नहीं लग रहा है। जब इसको पास ला रहे हैं, अब जाके इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है तो उसके डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान समझिएगा, तो फोर्स अप्लाई होना, फोर्स इसका मतलब कोई इसका क्षेत्र है जिसमें इस पे इस वाले चार्ज पर क्या अप्लाई हो रहा होगा, फोर्स। इसका मतलब इस वाले क्षेत्र में जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होने लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनीशन है वो तुमको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिफिनीशन तो बहुत ईजी है, अभी लर्न हो जाएगा। मैं यहाँ पे तुमको ये समझाने की कोशिश करूंगा, एक नया फैक्टर आता है यहाँ पे। जो नया फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक नया फैक्टर यहाँ आने वाला है। उस नए फैक्टर का रोल क्या है, वो नया फैक्टर क्यों यहाँ पे आ जाता है, वो क्या करता है, मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों आया है, किस लिए आया है, कैसे क्या करेगा, रोल उसका क्या है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर इन दोनों के बीच फोर्स अप्लाई होगा तो F इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझिएगा, F इक्वल टू क्या होगा, K Q बाई डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r, तो फोर्स क्या हो गया, स्मॉल r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे। तो F इक्वल टू K Q बाई r स्क्वायर। अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं क्या करता हूं, Q को इधर कर देता हूं, या बाई Q डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, मैं चाहता हूं, मेरी बात समझिए, फोर्स ऐसे भी फाइंड आउट हो रहा है,
क्या फाइंड आउट हो रहा है? फोर्स। मैंने Q को इधर कर दिया क्योंकि मैं ये चाहता हूं, ध्यान समझिएगा, मैं चाहता हूं ये फोर्स है, और किस पर लगने वाला फोर्स है? इस पर लगने वाला। एकदम क्लियर सुन लेना, क्लियर। मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स है, F इक्वल टू के क्यू कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स है, और मैं बात कर रहा हूं इस पर लगने वाले फोर्स की। इस पर लगने वाले मैं फोर्स की बात करने जा रहा हूं, और मैं चाहता भी हूं कि इस फैक्टर को यूज वहां ना करना पड़े। फिर समझिएगा, इस फैक्टर का यूज ना करना पड़े के मतलब क्या? जैसे यहां पे दोनों का मल्टीपल करके तब फोर्स फाइंड आउट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं अगर 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम अगर मैं कुछ भी चेंज करूं, तो इसके चेंज होने पर मुझे इसका रोल यहां पे अदा ना करना पड़े, इसका रोल मुझे यहां मल्टीप्लाई बार बार ना कराना पड़े। तो मैं चाहता हूं अगर इसका रोल ना आए, ये हट जाए रोल से, तो मैं क्या करता हूं? दोनों साइड में Q से डिवाइड कर देता हूं। ये देखिए के Q बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहां पे Q का रोल नहीं आया, इस तरीके का बन गया। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं इसी को Q को मैं मान लूं 1 कूलाम, तो 1 कूलाम चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, 1 कूलाम चार्ज पर, जैसे तुम लोग जानते होगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहां पे आप बताते हो कि पर यूनिट टाइम में, या हिंदी में ऐसे बोलते हैं एकांक समय में चली गई दूरी, तो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को स्पीड बोलते हैं। तो एक नया टर्म आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, लेकिन एक नया टर्म हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से अगर चार्ज को मैंने 1 कूलाम कर दिया, पर यूनिट चार्ज की बात करने लगा, पर यूनिट चार्ज की अगर मैं बात करने लगा, तो पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, उस फोर्स को एक नया नाम दे दिया गया है। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझिएगा, उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू बन क्या गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है आपका। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू F अपॉन क्यू। आप मेरी बात समझिएगा। एक चीज और समझिए, अगर इसके पास कुछ भी चार्ज होगा, तो वो अगर ये इसको फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस पे रिपल करेगा, जिसके कारण ये रुक नहीं सकता। अगर ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो कुछ ना कुछ इसको डिस्टरबेंस होगा, इधर उधर होगा ना। जैसे एरिया मैंने इसको रोक करके डिस्क्राइब किया था। अगर जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, अगर ये रुका हुआ है तो मैंने ये एरिया क्लियर किया, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इधर होगा तो इसका एरिया इधर उधर हो जाएगा। तो इसको रोकना है मुझे, और इसके रोकने के लिए ध्यान समझिएगा, अगर इसको मैं स्टैटिक करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं, तो इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इतना छोटा लेना पड़ेगा कि ये इसको कुछ ना कर सके। अगर हल्का फुल्का वेरिएशन आ भी रहा होता है, तो उसमें कोई और टर्म यूज करके, कोई और एक्सटर्नल चीज यूज करके इसको रोक करके तब स्टैटिक अध्ययन किया जाता है। लेकिन मेरा जो प्रयास रहेगा, इसको बहुत कम करने का प्रयास रहेगा, तभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो चार्ज रखना है यहाँ पे, जो हमारा सेकेंडरी चार्ज है, वो बहुत लेस होना चाहिए। और क्या 1 बहुत लेस है? नहीं। तो इसीलिए यहां पर लिमिट Q टेंस टू क्या रख देते हैं? 0। लिमिट Q टेंस, अब यहां ये जरूरी नहीं है Q नॉट राइट किया जाए, ये जरूरी नहीं है Q नॉट राइट किया जाए। Q नॉट राइट करने से ये चीज ऑब्जर्व होने लगती है कि बहुत स्मॉल चार्ज की बात कर रहे होते हैं। बट अगर ये चीज नहीं भी लिखी गई है तो गलत नहीं है।
ये नहीं लिखा गया है, चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, बट अगर ये नहीं लगाया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जरूर से जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिमिट Q टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q, ये आपका फार्मूला बनता है, ये आपका फार्मूला बनता है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अब आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात समझिए, अगर हम बात कर लें कि 1 कूलाम चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है। कितना न्यूटन? 2 न्यूटन, ये हमको पता चल गया। तो अगर मुझसे पूछे कि 4 कूलाम पर कितना लगेगा, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? नहीं है। तब मैं कितना बता दूंगा, इसी में क्या कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8 न्यूटन। इस तरीके से मैं आंसर बता दूंगा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज। और आगे देखिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डिफिनीशन बतानी है तो आप बता दीजिए बहुत आराम से। इसकी डिफिनीशन आपको बतानी है तो कोई चार्ज Q है, कोई गिवन चार्ज Q है, उसके अराउंड वह एरिया लेंगे जिसमें कोई अनदर चार्ज लाने पर क्या होने लगेगा, वो फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होने लगेगा। वो एरिया ही आपका क्या होने लगता है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मैंने समझा दिया है, वो क्या होता है, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ध्यान से समझिए, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं उसके यूनिट की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, और ध्यान से एक चीज और जान लीजिए, अगर डायरेक्शन की भी मैं भी बात करूंगा, पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूं। तो यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। अगर मैं इसके डायमेंशन एनालिसिस की बात करूं, डीमी सूत्र की अगर मैं बात करूं, छोड़ो, अच्छा उतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं, उसको तो फाइंड आउट कर लोगे। डायरेक्शन की अगर मैं इसके बात करूं तो ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा इजी वे में। अगर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो इसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज बोलते हैं। जब लाइक चार्ज होगा, परेशान मत हो, हैरान मत हो, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि क्लास तो है नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाना है, समझाना है। तो बहुत तेजी से अगर समझाएंगे तो भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, और मैं कोशिश पूरी करता हूँ चीज़ों को समझाने का, बशर्ते चैप्टर को ख़त्म होने दो, उसके बाद ही आपको ये एनालिसिस हो पाएगा कि इस चैनल के माध्यम से मुझे कितना सीखने को मिला, या मैं अदर किसी चैनल पे देखता तो मुझे कितने सीखने को मिलता। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बिना टाइम के मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। और मैं प्रयास ये करो, मैं लेक्चर को गैप में कर देता हूँ, इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको अगर एक दिन समय नहीं मिला तो दूसरे दिन समय निकाल करके उसको एनालिसिस करो, क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है। अगर पढ़ ही रहे हो तो ढंग का पढ़ना, और समस्या होती है तो पूछ लेना, लेकिन पूरे चैप्टर तक बने रहना। इसमें एक चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, फिर हमको बताना कि क्या रिस्पॉन्स रहा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताइए, कि ताकि मुझे भी अपना ये लग सके कि मैंने जो प्रयास किया है उसमें मैं भी सफल रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फिजिक्स उनकी अच्छी हो सके, ये मेरा प्रयास है, और बाकी जो होता है वो देखा जाएगा। ध्यान समझिए, मैंने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं लाइक चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूंगा, इसको डायरेक्शन बोलेंगे, दिशा, DIR ऊपर लिख दिया, इसको डायरेक्शन पढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब फोर्स की डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी पिछले लेक्चर्स में, और पिछले लेक्चर्स में ध्यान समझिएगा। तो पॉजिटिव को इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। आप ही बताओगे ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैंने बोला जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो क्या बताओगे, ये बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पे पूछेगा तो ये बताओगे किसके रिस्पेक्ट में, जब कैसे चार्ज होंगे, लाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्ज होंगे, अगर अनलाइक चार्ज होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इफ लाइक चार्ज आर अवेलेबल then the direction of electric field in the direction of force, and then अगर अनलाइक चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मेरी बात को एक चीज और समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बहुत कुछ आपको बता सकूं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस है जिस चीज का वो मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बोली कि यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ पे स्मॉल क्यू, ये इतनी दूर से ही, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये कैप होता है और मान लीजिए कि यहाँ पे ये ही पेन ही है, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट। तो यहाँ बहुत पास नहीं आते हैं और बीच से ही इसको अट्रैक्ट करने लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऐसे अगर पेन को छोड़ देते हैं तो नीचे चला जाता है, इसका मतलब उसका कुछ क्षेत्र है जिसमें इसको छोड़ने पे वह नीचे ऊपर चला जाता है। ऐसे ही मैग्नेट का है। तो मैग्नेट में क्या है, इस तरीके का है। तो ये क्या करने लगता है, अपनी तरफ इसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो कब अट्रैक्ट करता है, जब इसके क्षेत्र में आता है, इसके रीजन में आता है, इसके फील्ड में आता है, तभी ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा क्या होता है कि बीच में ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इसको, जैसे भाई इतनी दूरी पे है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि बीच में कौन है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब बीच में कोई है। और अगर है या नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बीच में कोई नहीं भी होगा तो कहीं पर भी, ध्यान समझिएगा, अभी आगे आपको अच्छी तरीके से मैं इसको समझा पाऊंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि बीच में ऐसा कुछ तो है जो इसके कारण ये अट्रैक्ट कर ले रहा है या रिपल कर ले रहा है। तो इस बीच में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं दिख तो नहीं रही हैं। अब मेरी बात समझिए, कभी कभी क्या होता है कि दो मैग्नेट ऐसे लेते हैं, दो मैग्नेट अगर उसका पोल सेम होता है तो हम ऐसे बहुत पास लाते हैं, तो बहुत जबरदस्ती, मतलब आप बहुत ताकत लगाते हैं पास लाने के लिए, लेकिन ये दोनों कितने भी ऐसे ऐसे होने लगते हैं, बट ऐसे ऐसे होने लगेगा, बट ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को हम बहुत नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रख रहा है कि जो ये आ नहीं पा रहा है, और अगर दिख नहीं रहा है तो बीच में कुछ तो है, मैं उसको बता दूंगा कुछ ना कुछ, और कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो अगर आगे हो भी रही होंगी तो सही मान ली जाएंगी। बात आ रही समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं, ये सामने बोर्ड ही है, अगर मैं इस बोर्ड के उस पार नहीं जा पा रहा हूं तो इसका मतलब है ये बोर्ड हमको दिख रहा है, ये दीवार है, एक वॉल है जिसके सहारे मैं उस पार नहीं जा पा रहा हूं, ये तो हमको दिख रहा है। अगर लेकिन यही वॉल ना हो, यही बोर्ड ना होता, वॉल ना होती, और मैं उस साइड जाने का प्रयास करता और ना जा पाता, तो क्लियर सी बात है कि कुछ न कुछ तो बीच में ऐसा है जो मुझे रोक रहा है और रोकने का प्रयास कर रहा है। वही सेम सिस्टम यहाँ पे होता है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो इतनी दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है या रिपल कर ले रहा है। आखिरकार इसको कैसे पता चल जाता है कि कोई आ गया है, कोई तो कनेक्शन इसका बना हुआ है। वो कनेक्शन क्या है, वो चीज क्या है, वही चीज है आपकी, उसी की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस की हम बात करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती हैं। अब मेरी बात को समझिए, ये दिख नहीं रही होती हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इमेजिनरी बोल दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद वो सारी चीजें अगले लेक्चर में कराएंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक कराएंगे और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम अच्छे से देखिए, पैसेंस रख के देखिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो 12th में है तो एक बार उसको इस चैनल के बारे में सजेस्ट जरूर करिए। अगर उसको अच्छा लगता है तो पढ़े, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, ये आपका ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई चीज़ नहीं पूछना चाह रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, तो आपको रिप्लाई में आपको सलूशन मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो थोड़ी बहुत समस्या आपको आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले जितनी भी समस्याएं हैं, यहाँ पे रेगुलर बने रहने से वो समस्याओं का निदान धीरे धीरे हो जाएगा। और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।